प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर नीलगढ़ नाम का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। नीलगढ़ की समृद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चे थे वहां की राजकुमारी अवंतिका की सुंदरता के। कहा जाता था कि जब अवंतिका महल की बालकनी में आती थी तो पूर्णिमा का चांद भी बादलों में छिप जाता था। उसकी आंखें झील सी गहरी और रंगत संगमरमर सी श्वेत थी, लेकिन विधाता ने उसे रूप तो अप्सराओं सा दिया था, मगर दिल पत्थर का दिया था। अवंतिका को अपने रूप और अपनी सत्ता का भयानक घमंड था। उसे लगता था कि इस पूरी धरती पर कोई भी पुरुष उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। एक दिन दरबार सजा हुआ था। पड़ोसी राज्य रामगढ़ के राजकुमार, जो अवंतिका से विवाह की कामना लेकर नीलगढ़ आए थे, अपने घुटनों पर बैठे थे। वे अपने साथ हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़ों के अंबार लाए थे। अवंतिका अपने स्वर्ण सिंहासन पर तिरछी बैठी थी। उसने एक नजर उन उपहारों पर डाली और फिर राजकुमार की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक हल्का सा घाव का निशान था। अवंतिका खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी में कांच टूटने जैसी खनक थी। वजीर, उसने पुकारा। जी हुजूर। वजीर कालाचंद, जिसकी आंखों में हमेशा एक धूर्त चमक रहती थी, आगे आया। उसे राजकुमारी का ये घमंड बहुत पसंद था, क्योंकि इसी की आड़ में वो अपनी काली साजिशें रचता था। इन राजकुमार से कहिए कि हमारे अस्तबल के घोड़ों की मालिश करने वाले का चेहरा इनसे ज्यादा साफ है। क्या इन्हें लगता है कि सोने के कुछ सिक्कों से ये मेरी सुंदरता खरीद लेंगे? इनकी शक्ल तो मेरे पैरों की जूती पर लगी धूल के भी लायक नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अपमानित राजकुमार की आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। उसने उठते हुए कहा, राजकुमारी, रूप तो ढल जाएगा, लेकिन यह अहंकार एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा दिल टूटेगा उस दिन तुम्हें जोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। अवंतिका ने ताली बजाई। सैनिकों, इस बदजबान को राज्य की सीमा से बाहर फेंकाओ, और हां, इसके उपहार रख लो, मेरे कुत्तों के पट्टे बनवाने के काम आएंगे। उस दिन के बाद नीलगढ़ के लोग समझ गए कि उनकी राजकुमारी के पास दिल नहीं, बल्कि बर्फ का एक टुकड़ा है। सैकड़ों मील दूर सूर्यगढ़ राज्य में युवराज विक्रम सिंह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। विक्रम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कलाकार और रणनीतिकार भी थे। वे लोगों के चेहरों से ज्यादा उनके मन को पढ़ना जानते थे। तभी उनका जासूस और बचपन का मित्र जयंत दौड़ता हुआ आया। जयंत के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या हुआ जयंत, कोई बुरी खबर? विक्रम ने तलवार मयान में रखते हुए पूछा। विक्रम, रामगढ़ के राजकुमार ने आत्महत्या कर ली है, जयंत ने हाफते हुए कहा। क्या? क्यों? वो तो विवाह प्रस्ताव लेकर नीलगढ़ गए थे। वही तो, जयंत ने विस्तार से बताया कि कैसे राजकुमारी अवंतिका ने भरे दरबार में उनका अपमान किया था। मित्र, वो स्त्री नहीं, पिशाचिनी है। उसने अब तक दर्जनों राजकुमारों का जीवन बर्बाद किया है। उसका घमंड अब आकाश छू रहा है। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी तलवार दीवार पर टांग दी। घमंड, घमंड एक ऐसा आईना है जयंत, जिसे अगर सही पत्थर मारा जाए तो वो चकनाचूर हो जाता है और उसके टूटे हुए टुकड़ों में इंसान को अपनी असली शक्ल दिखाई देती है। तुम क्या करने वाले हो? जयंत ने घबराकर पूछा। नीलगढ़ पर हमला करोगे? विक्रम मुस्कुराया। नहीं, हमला तो कमजोर करते हैं। मैं उसे तोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बदलूंगा। मैं उसके उस गुरूर को उसी के खिलाफ हथियार बनाऊंगा। राजकुमारी अवंतिका को यह सबक सिखाना होगा कि सुंदरता चेहरे पर नहीं, रूह में होती है। लेकिन कैसे? वहां जाना मौत के मुंह में जाना है। मैं राजकुमार बनकर नहीं जाऊंगा। विक्रम ने एक सादे कपड़े का थैला उठाया। मैं वहां एक ऐसा व्यक्ति बनकर जाऊंगा जिसकी तरफ देखना भी वो अपनी तौहीन समझेगी। जब वो मुझे अनदेखा करेगी तभी मैं उसे देख पाऊंगा। 1 महीने बाद नीलगढ़ की गलियों में एक नए चित्रकार की चर्चा होने लगी। उसका नाम था आर्य। वो कोई और नहीं, भेष बदल कर आए युवराज विक्रम थे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और फटे पुराने कुर्ते तथा बिखरे बालों में रहते थे। उनकी खासियत ये थी कि वो कैनवस पर ऐसी तस्वीरें बनाते थे जो सजीव लगती थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो केवल दासियों, भिखारियों और मजबूरों के चित्र बनाते थे। अमीरों के चित्र बनाने से वो साफ मना कर देते थे। ये खबर उड़ते उड़ते महल तक पहुंची। वजीर कालाचंद ने सोचा कि अगर इस चित्रकार से राजकुमारी का चित्र बनवाया जाए तो राजकुमारी खुश होंगी और उसका इनाम पक्का हो जाएगा। अगले दिन सिपाहियों ने आर्य की झोपड़ी को घेर लिया और उसे जबरदस्ती महल ले आए।
दरबार सजा हुआ था। अवंतिका अपने तख्त पर बैठी थी। उसने आर्य यानी विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। धूल से सने कपड़े, कंधे पर एक पुराना झोला और हाथों में रंग के धब्बे। सुना है तुम बहुत अच्छे चित्रकार हो? अवंतिका ने बिना उसकी ओर देखे अपनी अंगूठी से खेलते हुए पूछा। विक्रम ने सिर नहीं झुकाया। वो सीधा खड़ा रहा और अवंतिका की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, जी हां, मैं वो देखता हूं जो और कोई नहीं देख पाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने आज तक राजकुमारी की आंखों में सीधे देखने की जुर्रत नहीं की थी। तुम्हारी ये जुर्रत? वजीर कालाचंद चिल्लाया। झुको राजकुमारी के सामने। कलाकार केवल कला के आगे झुकता है वजीर, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। अवंतिका को यह गुस्ताखी दिलचस्प लगी। उसने हाथ उठाकर वजीर को रोका। उसे लगा यह कोई पागल है। ठीक है, अवंतिका मुस्कुराई, एक क्रूर मुस्कान। अगर तुम इतने ही बड़े कलाकार हो तो मेरा चित्र बनाओ। अगर चित्र मेरी सुंदरता के साथ न्याय कर पाया तो तुम्हें मुंह मांगा सोना मिलेगा, और अगर नहीं, उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे ताकि तुम फिर कभी किसी का चित्र न बना सको। पूरे दरबार ने सांस रोक ली। विक्रम ने चारों ओर देखा, फिर अवंतिका की ओर। उसने अपना कैनवस स्टैंड पर लगाया, रंगों की डिब्बियां खोली और बोला, शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भिखारी की शर्त? अवंतिका हंसी। कहो। मैं चित्र तभी पूरा करूंगा जब आप हर दिन 2 घंटे बिना हिले मेरे सामने बैठेंगी, और उस दौरान मैं आपसे जो भी सवाल पूछूं उसका सच सच जवाब देंगी, क्योंकि मैं चेहरे का नहीं, रूह का चित्र बनाता हूं। अवंतिका को लगा यह बहुत आसान है। उसकी रूह तो महान है, ऐसा वो सोचती थी। मंजूर है, कल सुबह से काम शुरू करो। अगली सुबह महल के बगीचे में अवंतिका बैठी थी। सामने आर्य अपना कैनवस लेकर तैयार था। अवंतिका ने अपने सब महंगे गहने पहने थे। शुरू करो, उसने आदेश दिया। विक्रम ने ब्रश उठाया, लेकिन कैनवस पर चलाने के बजाय वो अवंतिका को घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? अवंतिका ने झुंझला कर कहा। मैं ढूंढ रहा हूं, विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या सुंदरता? अवंतिका ने तिरस्कार से पूछा। विक्रम ने सपाट स्वर में कहा, गहने बहुत सुंदर हैं, कपड़े बेशकीमती हैं, त्वचा भी बेदाग है, लेकिन आंखों में कुछ खालीपन है। अवंतिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुनिया के बड़े बड़े राजा मेरी एक झलक के लिए तरसते हैं। विक्रम मुस्कुराया और कैनवस पर काले रंग का एक धब्बा लगा दिया। राजा आपकी सत्ता और शरीर के लिए तरसते हैं राजकुमारी। मैं एक कलाकार हूं, मुझे इंसान चाहिए। अच्छा बताइए, आखिरी बार आप कब रोई थी? ये उसकी शर्त का पहला सवाल था। अवंतिका सन्न रह गई। रोना? वो तो कमजोरी की निशानी है। मैं कभी नहीं रोती। रोना कमजोरों का काम है, उसने अकड़ कर कहा। झूठ। विक्रम ने कैनवस पर एक और टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींची। आंसुओं का ना होना ताकत नहीं, सूखापन है, जैसे एक रेगिस्तान। क्या आपका दिल भी रेगिस्तान है? चुप रहो। अवंतिका अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। अपना काम करो, भाषण मत दो। बैठ जाइए, विक्रम ने कड़े स्वर में कहा। पहली बार उसकी आवाज में एक राजकुमार का आदेश झलका। अवंतिका हैरान होकर बैठ गई। किसी ने उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। शर्त याद है ना? आपको सच बोलना होगा। अगले 7 दिनों तक यही सिलसिला चला। विक्रम उससे उसके बचपन, उसके डर, उसके अकेलेपन के बारे में पूछता। वो उसे चढ़ाता, उसके घमंड पर तंज कसता और उसे एहसास दिलाता कि महलों के बाहर की दुनिया में वो कुछ भी नहीं है। वो जानबूझकर उसे अनदेखा करता। कभी पेंटिंग छोड़कर बगीचे के माली से बातें करने लगता, कभी पक्षियों को दाना डालने लगता, जबकि राजकुमारी बैठी इंतजार करती रहती। ये अवंतिका के लिए असहनीय था। वो हमेशा आकर्षण का केंद्र रही थी, और ये मामूली चित्रकार उसे इंतजार करवा रहा था, उसे अनदेखा कर रहा था। धीरे धीरे उसका गुस्सा एक अजीब सी जिज्ञासा में बदलने लगा। ये आदमी आखिर है कौन जो मुझसे नहीं डरता? और ये मेरी पेंटिंग में बना क्या रहा है? 7वें दिन पेंटिंग पूरी होनी थी। दरबार सजाया गया, ये देखने के लिए कि आर्य का सिर कटता है या उसे इनाम मिलता है। अवंतिका सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में घमंड के साथ साथ हल्की सी घबराहट भी थी। दिखाओ चित्र। विक्रम ने कैनवस से पर्दा हटाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर कालाचंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। अवंतिका अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। कैनवस पर जो चित्र था वो अवंतिका का ही था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो आईने में देखती थी।
चित्र में अवंतिका सिंहासन पर बैठी थी। उसके शरीर पर बेशकीमती गहने और रेशमी वस्त्र थे। चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसका शरीर पत्थर का बना हुआ था, जिसमें गहरी दरारें पड़ी थीं, और उन दरारों के भीतर से रोशनी नहीं बल्कि काला धुआं और कांटे निकल रहे थे। उसके पैरों के पास बिखरे फूल मुरझाए हुए थे। चित्र के नीचे लिखा था, सोने के पिंजरे में कैद एक पत्थर। ये सुंदरता का चित्र नहीं था, ये उसकी क्रूरता और अकेलेपन का चित्र था। दरबार में कानाभूसी शुरू हो गई। ये तो अपमान है, लेकिन ये सच भी तो लग रहा है। अवंतिका का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसे अपने जीवन में पहली बार किसी ने इतना कड़वा सच दिखाया था। खामोश, वो चिल्लाई। उसने अपनी तलवार खींची और कैनवस को बीच से चीर दिया। तुम्हारी ये मजाल, 2 कौड़ी के चित्रकार, तुमने मेरी सुंदरता का मजाक उड़ाया है। विक्रम आर्य शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अभी भी वही बेखौफ मुस्कान थी। मैंने वही बनाया जो मैंने देखा, राजकुमारी। बाहर से हीरा, अंदर से कोयला। अवंतिका की आंखों में आग भड़क उठी। सैनिकों, उसने आदेश दिया, इसे काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह सूरज उगते ही इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मैं खुद देखूंगी इसकी मौत का तमाशा। सिपाहियों ने विक्रम को जकड़ लिया। जाते जाते विक्रम ने वजीर कालाचंद की ओर देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विक्रम समझ गया, तूफान आने वाला है। आधी रात का समय था। महल के नीचे बनी अंधेरी काल कोठरी में विक्रम जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसे अपनी मौत का डर नहीं था। उसे चिंता उस राज्य की थी जो एक घमंडी राजकुमारी और एक गद्दार वजीर के बीच पिस रहा था। तभी लोहे का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। वजीर कालाचंद अंदर आया। उसके हाथ में एक मशाल थी। बहुत उम्दा चित्रकारी थी आर्य। तुमने वो काम कर दिया जो मैं सालों से करना चाहता था। तुमने प्रजा और दरबारियों के सामने उसका अपमान करके उसका मनोबल तोड़ दिया। तुम यहां मेरी तारीफ करने नहीं आए हो वजीर, विक्रम ने सीधे कहा। होशियार तो हो, वजीर हंसते हुए बोला। सुनो, कल सुबह तुम तो मरोगे ही, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मैं भी एक नया खेल शुरू करूंगा। राजा साहब, अवंतिका के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वैद्यों ने कहा है कि शायद वे सुबह का सूरज न देख पाएं। और रही बात राजकुमारी की, तो एक पागल और घमंडी राजकुमारी को गद्दी से हटाने के लिए प्रजा खुद मेरे साथ होगी। विक्रम की मुट्ठियां भिज गईं। तुम तख्त पलट करने वाले हो? हाँ, वजीर ने स्वीकार किया। पड़ोसी मुल्क के सुल्तान से मेरी बात हो गई है। उनकी सेना महल के गुप्त रास्ते से अंदर आ रही है। कल सुबह नीलगढ़ मेरा होगा। और अवंतिका वो मेरे हरम की शोभा बढ़ाएगी या फिर सड़कों पर भीख मांगेगी। वजीर अंधेरे में अपनी हंसी छोड़ता हुआ चला गया। विक्रम जानता था कि उसके पास वक्त कम है। वो साधारण चित्रकार नहीं था, वो सूर्यगढ़ का युवराज था। उसने अपने जूते के तलवे में छिपी एक बारीक सुई निकाली। ये सुई ताले खोलने के लिए ही थी। कुछ ही पलों की मशक्कत के बाद क्लिक की आवाज आई और हथकड़ियां खुल गईं। उसने पहरेदार को बेहोश किया, उसकी तलवार उठाई और साए की तरह कालकोठरी से निकल गया। अब उसे अपनी जान नहीं, अवंतिका की जान बचानी थी। नफरत के लिए नहीं, बल्कि उस वादे के लिए जो उसने खुद से किया था। उसका घमंड तोड़ना है, उसे मरवाना नहीं। महल के ऊपरी हिस्से में कोहराम मचा हुआ था। अवंतिका अपने पिता के कक्ष की ओर दौड़ी, लेकिन वजीर के सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। हटो मेरे रास्ते से, अवंतिका ने हुक्म दिया। हुक्म अब आपका नहीं चलता राजकुमारी, एक क्रूरता से हंसा। अब यहां वजीर कालाचंद का राज है। अवंतिका को विश्वास नहीं हुआ। जिन सैनिकों को वो अपनी जूती की धूल समझती थी, आज वही उस पर तलवार ताने खड़े थे। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अकेली थी और वो दर्जनों। तभी एक तेज हवा के झोंके की तरह कोई उनके बीच कूदा। छपाक छपाक, 2 सैनिकों के सिर धड़ से अलग हो गए। अवंतिका ने चौंक कर देखा। वो फटे कपड़ों वाला चित्रकार आर्य था, जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। उसका रूप अब किसी कलाकार का नहीं, बल्कि साक्षात यमराज का लग रहा था। तुम? अवंतिका बुदबुदाई। तुम तो जेल में थे। बातें बाद में राजकुमारी, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। तुम्हारा प्यारा वजीर अब इस राज्य का मालिक है। मेरे पिता? उसकी आवाज कांप गई। उन्हें बचाने का वक्त निकल चुका है, विक्रम ने कड़वा सच कहा। अब खुद को बचाओ ताकि कल लड़ सको। अवंतिका का पूरा संसार, उसका घमंड, उसकी सत्ता, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। वो ठिठक गई। उसे आर्य पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसे छूने की जुर्रत कोई राजकुमार भी नहीं करता था, और उसे खींचते हुए महल की खिड़की की ओर ले गया। कूदो, विक्रम ने नीचे अंधेरे में इशारा किया। नीचे घनी झाड़ियां और गहरी खाई थी। मैं राजकुमारी हूं, मैं नहीं कूदूंगी। उसका पुराना घमंड फिर जाग उठा।
पीछे से सैनिकों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। पकड़ो उन्हें, वजीर का इनाम है उनके सिर पर। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। इस वक्त तुम राजकुमारी नहीं हो अवंतिका, तुम सिर्फ एक शिकार हो और मैं इकलौता शिकारी हूं जो तुम्हें बचा सकता हूं। बिना उसकी सहमति का इंतजार किए विक्रम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और खिड़की से छलांग लगा दी। वे महल के पीछे बहने वाली नदी में गिरे और तैरते हुए जंगल के किनारे पहुंच गए। अवंतिका के रेशमी कपड़े गीले होकर भारी हो गए थे। उसके कीमती गहने कहीं गिर चुके थे। उसके पैर कांटों से छिल गए थे। वो ठंड से कांप रही थी और गुस्से से भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अवंतिका नदी किनारे हाफते हुए चिल्लाई। मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगी। विक्रम ने इत्मीनान से अपनी गीली कमीज निचोड़ी। किसे फांसी दोगी राजकुमारी? तुम्हारे पास ना महल है, ना सेना, ना पिता। तुम्हारे पास सिर्फ ये गीला शरीर और वो घमंड बचा है जो तुम्हें ठंड से नहीं बचा सकता। अवंतिका चुप हो गई। नीलगढ़ के जंगल के सन्नाटे में सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। उसे पहली बार असली डर लगा। अब क्या होगा? उसकी आवाज भीगी हुई थी। अब? विक्रम ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठे करते हुए कहा। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। राजमहल में हुक्म चलाना आसान था, अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है। आज से तुम राजकुमारी अवंतिका नहीं, सिर्फ एक साधारण स्त्री हो। विक्रम ने आग जलाई और उसकी ओर एक जंगली फल फेंका। खा लो, शाही रसोइया यहां नहीं आएगा। अवंतिका ने उस गंदे फल को देखा। उसे घिन आ रही थी, लेकिन पेट में भूख की आग भी लग रही थी। उसने कांपते हाथों से फल उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपककर उसके गालों पर गिर पड़े। रो लो, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। इस बार उसके शब्दों में व्यंग्य नहीं था। आंसुओं से पत्थर पिघलते हैं। उस रात नीलगढ़ की राजकुमारी ने मखमली बिस्तर पर नहीं, बल्कि कठोर जमीन पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। उसका रक्षक वही इंसान था जिसे उसने कल मारने का हुक्म दिया था। सफर लंबा था और अवंतिका का घमंड टूटना अभी तो बस शुरू हुआ था।